नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। दरअसल जो अपने पिछले लेक्चर्स थे, कुछ उन लेक्चर्स में हमने देखा था सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, है ना। तो देखिए अपने फेडरलिज्म के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरीके से इंटर स्टेट रिलेशंस भी अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई अपने फेडरल सिस्टम जो है उसमें जो अपना यूनियन है, उस यूनियन में सिर्फ सेंटर ही थोड़े है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होते हैं, मगर स्टेट और स्टेट के बीच में रिलेशंस भी तो होते हैं। तो वो रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए। उन रिलेशंस में भी क्या ट्रेंड है, कैसे वो रिलेशनशिप जो है वो बनाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, है ना। पिछले लेक्चर्स में हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में देखिए लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन, फिर जीएसटी काउंसिल हमने देख लिया, 15 फाइनेंस कमीशन देख लिया। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, पीवाईक्यूज हमने देख लिए हैं। फिर हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में ट्रेंड्स क्या है वो देख लिए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे कमीशंस और कमिटीज़ देखी है। राजमन्नार कमेटी हमने देखी है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन हमने देखा है, पश्चिम बंगाल जो है मेमोरेंडम हमने देखा है। और क्या देखा, हमने देखा कि सरकारी आयोग देखा, पुंछ आयोग देखा, फर्स्ट एआरसी देखा। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम हंसराज कुमार, आई एम जेआरएफ फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई हैव रिटन टू यूपीएससी आईएएस मेंस। मास्टर्स मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, बैचलर्स मेरा है बिजनेस मैनेजमेंट से, और मैं अपने बैच का टॉपर रहा हूँ। और इस यूपीएससी के क्षेत्र में मुझे पढ़ाते हुए और दूसरे सारे काम करते हुए लगभग 5 साल का वक्त हो गया है जी, है ना। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। वैसे भी इंट्रोडक्शन में क्या रखा, मगर ये सिर्फ बताने के लिए कि हाँ कि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे इतने सारे, मतलब आप देखो तो मेरे इतने सारे लेक्चर्स भी हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। अगर आप पिछले मेरे लेक्चर्स उठा कर देखोगे, चाहे वो जियोग्राफी के हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो। अब मेरे पास जो है इतना मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए टाइम है नहीं है। वन मैन आर्मी हूँ मैं, तो इसलिए मैं नहीं बनाता कि देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। कभी वक्त मिला तो बनाऊंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आज आ जाते हैं हम इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, है ना। हिंदी में कहेंगे अंतर राज्य संबंध की। अब देखो, जिस प्रकार से सेंटर और स्टेट रिलेशन जरूरी है, उसी प्रकार से इंटर स्टेट रिलेशन भी जरूरी है ना। ठीक है ना, उसी तरीके से इंटर स्टेट रिलेशंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन राज्यों के बीच में भी हारमोनियस रिलेशंस होना बहुत जरूरी है ना, ताकि अपना गवर्नेंस सिस्टम है, अपना फेडरल सिस्टम है, वो स्मूथली काम कर पाए। मान लीजिए दो राज्य लड़ने लड़ने बैठ गए, मान लीजिए कर्नाटका और केरल जो है वो लड़ने बैठ गए, तो कैसे ये फेडरल सिस्टम चलेगा। यूपी और एमपी लड़ने चले गए, तो ये कैसे फेडरल सिस्टम अपना चलेगा, नहीं चलेगा ना। हाँ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। तो देखिए, अगर कोई वाटर डिस्प्यूट होता है स्टेट्स के बीच में, अभी आगे हम देखेंगे भी लेक्चर में कि कौन से राज्यों के बीच में कैसे कैसे वाटर डिस्प्यूट चल रहा है ना। तो वाटर डिस्प्यूट से निपटने के लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है ना। और इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है, अंतर्राज्यीय परिषद, जो मैंने आपको बताया था कल, आर्टिकल 263 आर्टिकल बिल्कुल नहीं भूलना है ना। कुछ चीज़ों के आर्टिकल्स आपको नहीं भूलने। फिर क्या है, और क्या प्रोविजंस है भाई। मान लीजिए कोई एक स्टेट है, उस स्टेट के एक्ट्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनको सारे स्टेट्स में वैसे ही मान्यता प्राप्त होती है ना। मान लीजिए यूपी में कोई, यूपी का कोई एक्ट है, और उस एक्ट के तहत कोर्ट ने जो है किसी को दोषी करार दे दिया, तो फिर वो एमपी में भी दोषी है। ऐसा नहीं कि एमपी में जाके वो कह दे कि नहीं हम तो दोषी नहीं है। हालांकि ऐसा होता है यूएसए में किसी एक स्टेट का दोषी आदमी दूसरे स्टेट में दोषी नहीं माना जाता है, परंतु अपने यहाँ है, अपने यहाँ म्यूचुअल रिकॉग्निशन इनका दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, अपने यहाँ इंटर स्टेट ट्रेड है, उसकी फ्रीडम है। माफ कीजिएगा, गला थोड़ा सा खराब है। तो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है, उसकी अपने यहाँ जो है फ्रीडम है। यानी कोई भी जो है वो स्टेट ये नहीं कह सकता कि आप हमारे स्टेट में आके व्यापार नहीं कर सकते, चाहे वो किसी विरोधी पार्टी के द्वारा शासित क्यों ना हो। जैसे कि मान लीजिए अभी यूपी है, यूपी में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बाबूजी की सरकार है। ठीक है, और अगर आप चले जाओ कि झारखंड में किसकी सरकार है, तो हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की।
तो कल को यूपी वाले कह दे कि झारखंड वालों को कि आप यहाँ आके व्यापार नहीं कर सकते, इन दोनों राज्यों के बीच में व्यापार नहीं होगा। भाई एक टाइम तो ऐसा भी था ना कि यूपी और एमपी इन दोनों में अलग अलग सरकारें थी, है ना। अब राजस्थान में देखिए पहले कांग्रेस की सरकार थी और एमपी में बीजेपी की सरकार थी, और दोनों राज्य जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कल को एमपी वाले कहते हैं कि जी हम तो राजस्थान से व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार यहाँ के व्यापारी इधर उधर आ नहीं जा सकते, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा, है ना। तो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो है उसकी छूट अपने यहाँ मिली भी है। अब आ जाते हैं सबसे पहले अंतर्राज्यीय जल विवादों के बारे में आ जाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद नहीं है, अंतर्राज्यीय जल विवाद है, मतलब दो राज्यों के बीच में जल विवाद उत्पन्न हो जाए। और ऐसा हुआ भी है, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, है ना। तो दो राज्य है, मान लीजिए उन दो राज्यों के बीच में जल विवाद उत्पन्न हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना मैप है ना। ये है यहाँ पर कर्नाटक, और कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? कावेरी नदी। क्या नाम है इसका? कावेरी नदी। अब ये देखिए यहाँ से आती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आ गई, ठीक है। यहाँ इसका थोड़ा सा कैचमेंट एरिया केरला में भी, और यहाँ भी पांडिचेरी है तो पांडिचेरी में भी इसका कैचमेंट एरिया। अब देखो इस वाटर शेयरिंग को लेकर यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि भैया हम, कर्नाटक कहेगा हमें ज़्यादा पानी मिलना चाहिए, अपर रिपीरियन स्टेट है। केरल कहेगा कि जी हमारे पास तो पानी नहीं आ रहा। तमिलनाडु कहेगा कि देखो हम तो भूखे मर रहे हैं, भूखे क्या प्यासे मर रहे हैं, हमारे पास तो पानी ही नहीं आ रहा, है ना। तो इसको लेकर फिर अगर वाटर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। ऐसा सिर्फ कर्नाटक और केरल और इधर ही नहीं है, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में भी चला हुआ है ना। पंजाब और हरियाणा के बीच बीच में भी है, अभी हरियाणा और दिल्ली के बीच में हुआ था। तो ऐसा होता रहता है ना। तो आर्टिकल 262 में यानी 262 में इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से लेकर से रिलेटेड एडजुडिकेशन की बात की गई है ना। इनसे रिलेटेड कोई भी विवाद हो उसके समाधान के लिए आर्टिकल 262 में प्रोविजंस किए गए। और आर्टिकल 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल्स है। और यहां पर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई विवाद हो जाए तो कौन देखेगा? आर्टिकल 262 में यहां पर एडजुडिकेशन की बात की गई है ना। कौन एडजुडिकेशन करेगा? कोई कमीशन कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट जो है वो एक कोई ऐसा लॉ बना सकती है आर्टिकल 262 के तहत। और इस आर्टिकल के तहत ही कोई ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी पार्लियामेंट बना सकती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो ये जो बनाता है, कौन बनाता है? वो बनाएगा पार्लियामेंट ही। हालांकि आप कहोगे सर हमने तो सर देखा है कि इस जल विवाद में कर्नाटक, केरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु किस बात पे हुआ? वो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण है, ये किसने बनाया है? एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये तो पार्लियामेंट ने बनाया ना। अब इन दोनों में विवाद हो गया कि साहब इसने ये डिसीजन दे दिया और इस डिसीजन को की पालना ये नहीं कर रहे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो क्या है? सुप्रीम है हर चीज में, तो उसकी अपील यहाँ की जा सकती है। ऐसे होता है ये, है ना। ठीक है ना। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, है ना। जैसे कि और अपने यहाँ ये जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह है वो भी बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कहाँ कहाँ? तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इसके लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बनाया गया, डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया 1969 में। कावेरी नदी को लेकर हो गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में, तो 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया गया। ऐसे ही महानदी नदी को लेकर जो है वो डिस्प्यूट हो गया ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, तो 2018 में फिर ये भी महानदी वाटर डिस्प्यूट भी बना दिया। ऐसे महादाई रिवर डिस्प्यूट भी ट्रिब्यूनल भी है। ऐसा अनेक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अपने यहाँ बनाए गए हैं, है ना। ये देखिए ऐसा ही एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट का यहाँ पर दे रखा है। तो आर्टिकल 262 में इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एडजुडिकेशन की बात कही गई है आर्टिकल 262 में, है ना। अब ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो इसके लिए दो चीजें यहाँ पर बनाई गई है। ये 1956 में बनाई गई थी। एक तो है रिवर बोर्ड एक्ट। क्या है? एक तो रिवर बोर्ड एक्ट, हिंदी में कहेंगे रिवर बोर्ड, या रिवर बोर्ड को क्या कहते हैं? बोर्ड को बॉडी कहते हैं, बॉडी लिख देना आप तो, है ना। तो नदी बोर्ड अधिनियम क्या कहेंगे इसको? नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट या अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये दो अपने यहाँ बनाए गए हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी बात हो जाए तो उसको लेकर ये दो एक्ट अपने यहाँ बनाए गए, रिवर बोर्ड एक्ट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, है ना। इंटर स्टेट रिवर्स
जो है उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर रिवर बोर्ड एक्ट बनाया गया है ना। और ये एडहॉक ट्रिब्यूनल्स कुछ बनाए, उसके लिए जो है बनाया गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। मान लीजिए एक नदी है जो दो राज्यों से कम होकर गुजर रही है और उनके बीच में कुछ विवाद होता है ना, तो उस नदी को रेगुलेट करने के लिए जो है क्या है, रिवर बोर्ड एक्ट बना दिया। अब यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया, इसके लिए कोई हमें ट्रिब्यूनल बनाना है जो इनके बीच में किसी समझौते में पहुंचे, उसके लिए अपने यहाँ है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो है अपने यहाँ फिर बना दिए जाते हैं ट्राइब्यूनल्स, जैसे कि महादाई रिवर जो है उसमें उसको लेकर जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा, देखिए ये गोवा है, ये महादाई रिवर है, इस महादाई रिवर को मांडोवी रिवर भी कहते हैं। गोवा में दो है ना, एक जुआरी और एक मांडोवी रिवर, आपको याद रखना है। अगर आपने को ये सब चीज़ें नहीं पता तो इंडियन ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में मैंने अच्छे से ये नदियाँ कौन सी कहाँ से बहती है इनके बारे में जैसे मैंने बता रखा है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ठीक है साहब, तो यहाँ पर गोवा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका, तीन स्टेट्स को में जो है महादाई नदी के रिवर को लेकर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। और इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, समझौते पर पहुंचने के लिए महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है 2010 में, 2010 में बना दिया जाता है महादाई रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। समझ आ गया आपको बात। तो दो अपने यहाँ फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से लेकर, एक रिवर बोर्ड एक्ट है और एक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, है ना। और 1956 में और क्या आया था, 1956 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी इसी टाइम पे आया था 1956 में, और इसके तहत ही जोनल काउंसिल बनाई गई थी 5, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, और आगे देखेंगे, ठीक है। अब इंटर स्टेट का काउंसिल आ जाती है। अब इससे रिलेटेड जो है इंटर स्टेट रिलेशंस को बनाए रखने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल की बात आ जाती है। ये कौन से आर्टिकल में है, 263 में। तो हमने 262 देख लिया, है ना, नदी जल से रिलेटेड कोई विवाद हो जाए तो। 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर राज्य परिषद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको मैंने डाल दिया है कम्युनिटी टैब पे, तो अपने चैनल है उसकी कम्युनिटी टैब पे आप देखना, वहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है वो डालता हूँ रोज़। आज कल भी मैंने डाले थे, अब रोज़ एक एक क्वेश्चन मैं वहाँ पर डालूंगा। और मैं तो एक ये भी प्लान बना रहा हूँ कि इस संडे, है ना, इसी संडे, आज फ्राइडे हो गया तो सैटरडे कल और संडे को हम लाइव क्लास ले सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अब तक जो पॉलिटी में हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड 2013 से लेकर अब तक 2024 तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अगर अगर आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या हमें वो लाइव क्लास लेके डिस्कस करना चाहिए या नहीं, है ना। अगर आप कहते हो कि लाइव क्लास लेके एक बार डिस्कस कर ले ताकि आपका भी एक रिवीजन जैसा हो जाए, प्रीलिम्स अब नज़दीक ही है, 5-6 महीने बचे हैं, ज़्यादा बचा नहीं है। अगर आप बताना ही इसके ऊपर, है ना, कमेंट करना, फिर देखते हैं। अब आ जाते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत बार वैसे भी बता दिया है ना। और कौन सी कमीशन की उस पर बनाया गया था, तो सरकारिया, एग्जाम में पूछ ले तो सरकारिया आयोग जो है, उस सरकारिया आयोग की सिफारिश पर फिर इसको बाद में बनाया जाता है 1990 में, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, है ना। तो आर्टिकल 263 में यहाँ पर बात होती है। अब इसको बनाता कौन है, कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसको कौन बनाता है, प्रेसिडेंट इसको बनाता है इंटर स्टेट काउंसिल को। ऐसे क्वेश्चन बने हैं, एग्जैक्ट ऐसा का ऐसे क्वेश्चन बना है, ठीक है। कौन बनाता है, पूछ लेगा, संसद बनाती है, प्रधानमंत्री बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है, नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसको बना दिया इंटर स्टेट काउंसिल को। क्या करती है इंटर स्टेट काउंसिल, मान ले दो राज्य हैं, दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया, वो बाउंड्री से लेकर हो सकता है, वो आप कह सकते हो कि कोई इंटरस्टेट कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता है, किसी शरणार्थी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी विवाद उत्पन्न हो जाए, नदी से रिलेटेड हो जाए या ऐसा कुछ भी बात हो जाए, तो क्या करेंगे, इस इंटरस्टेट काउंसिल में बैठेंगे सारे स्टेट्स और यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि साहब ये वाली बात है, ऐसे ऐसे इनके बीच में समाधान निकालेंगे, ठीक है। अब और क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट देखा जाएगा, सेंटर और स्टेट के जो भी कॉमन इंटरेस्ट है उनके ऊपर भी चर्चा की जाती है यहाँ पर, ठीक है साहब। और ये स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए भी ये रिकमेंडेशन देती है ना। ये हमने देख लिया इंटरस्टेट काउंसिल की क्या, इसके कर्तव्य, ड्यूटीज क्या है, क्या काम ये करती है, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं आगे। अब आप ये तो बता दो सर कि इंटरस्टेट काउंसिल्स में होते कौन कौन है, तो देखो
इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है पीएम। ये आपको याद रखना है। देखो ये मोदी जी यहाँ पर देखो स्माइल कर रहे हैं खड़े, तो ये क्या है, ये पीएम जो है इसके चेयरमैन है, सबसे ऊपर बैठे हैं ना सबके। और ये देखो स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, ये केजरीवाल जी हैं, ये स्टालिन साहब है, बाबा जी हैं, ये भजनलाल जी हैं, ममता दीदी हैं, ये नायडू साहब हैं, है ना, ये हेमंत बिस्वा साहब हैं, ये गुजरात के हैं। ठीक है, तो ये सारे चीफ मिनिस्टर जो है इसके सदस्य होते हैं। और सेंट्रल कैबिनेट से भी कुछ मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। और जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा है वहां के गवर्नर होंगे। भाई देखो जहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है वहां के तो सीएम इसमें आएंगे, और जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो मतलब सीएम तो वहां काम कर ही नहीं रहा ना, अब तो कैबिनेट तो बर्खास्त ही हो गई है वहां की, है ना, इसलिए वहां का कौन आएगा, गवर्नर इसमें आएगा। पीएम इसके चेयरमैन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के, ये आपको याद यहाँ पर रख लेना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब फंक्शंस इसके क्या है, तो वही देखो कॉमन इंटरेस्ट के इशू है उन पर डिस्कशन करता है, रिकमेंडेशन देता है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे इंटर स्टेट्स, मतलब दो स्टेट्स के बीच में, जो भी स्टेट्स हैं उनके बीच में, और सेंटर और स्टेट के बीच में भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये इसका काम है। और इसकी अब एक चीज आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है, इसकी एक स्थायी समिति होती है। क्या होती है, एक स्थायी समिति होती है इसकी, स्टैंडिंग कमेटी। यहाँ पर देखो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसकी, इसी की इंटर स्टेट काउंसिल की ही एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसके अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर। कौन होते हैं, होम मिनिस्टर। तो ये वाले एक चीज और भी आपको याद रखनी है ना। इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन पूछे तो पीएम, और इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति के अध्यक्ष पूछे तो होम मिनिस्टर होते हैं। ये आपको याद यहाँ पर रख लेना है बिल्कुल। कौन गठित करता है, राष्ट्रपति। चेयरमैन कौन होता है, पीएम। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है इंटर स्टेट काउंसिल की, उसके कौन होते हैं, होम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। ठीक है, ये इंटर स्टेट काउंसिल हमने देख ली। रिवर वाटर डिस्प्यूट वाला है वो भी देख लिया। अब आ जाता है कि किसी एक स्टेट के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ पब्लिक एक्ट्स हैं या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनको रिकॉग्निशन मिला होता है सभी स्टेट्स में, इंडिया के पूरे स्टेट्स में उनको म्यूचुअल रिकॉग्निशन मिला होता है यहाँ पर, है ना। फुल फेथ और क्रेडिट मिली होती है उनको। आर्टिकल 261, यहाँ जहाँ पर भी धारा आ रहा है ना, यहाँ पर कर लेना आप अनुच्छेद, इतनी हिंदी तो आपको आती है ना। ठीक है जी, तो आर्टिकल 261 याद रखने की आपको कोई जरूरी नहीं है। हर स्टेट के जो पब्लिक एक्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनको दूसरे स्टेट्स में भी म्यूचुअली रिकॉग्निशन मिला होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई एक्ट है ना। मान लीजिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में कैसे एक्ट बनाए जाते हैं, लव जिहाद वाले, लव जिहाद वाला एक्ट है मान लीजिए कोई। अब इस लव जिहाद में किसी XYZ खान जो है उसको दोषी करार दे दिया गया, दोषी करार दे दिया गया। ठीक है, वहां के कोर्ट ने दोषी करार दे दिया, तो अब यह आदमी MP में जाएगा तो भी दोषी है। अगर ये आदमी अगर अब कर्नाटक में चला जाए तो वहां भी दोषी है ना। तो यह दोषी ये माना जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये एक्ट लव जिहाद वाला एक्ट मान लीजिए यूपी का है, परंतु इसको म्यूचुअल रिकॉग्निशन मिली हुई है राजस्थान में भी, हर स्टेट में मिली होगी, है ना, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, मिजोरम में भी, मणिपुर में भी, हर जगह मिली होगी, जम्मू कश्मीर में भी, हर जगह यहाँ पर इसको म्यूचुअल रिकॉग्निशन मिली होगी। जिस सिविल कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया तो फिर दूसरे स्टेट्स में भी वो लागू होता है वैसे ही। विकास दुबे वाला नहीं देखा, यूपी में क्राइम करके चला गया MP, और MP से फिर इसको पकड़ के लिया, तो वहां भी वो दोषी है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता, USA में ऐसा नहीं होता। अगर फ्लोरिडा में किसी ने क्राइम किया है और वो किसी दूसरे स्टेट में चला गया हो तो फिर वो वहां पर दोषी नहीं करार दिया जाता, वहां पर दोषी नहीं होता वो, और वहां की पुलिस वहां जाके पकड़ के भी नहीं लेके आ सकती उसको। ऐसा सिस्टम होता है अमेरिका में, है ना। अब मान लीजिए मैरिज सर्टिफिकेट है, दिल्ली में किसी ने शादी करी और दिल्ली का एक मान लीजिए कोई एक्ट होगा, और दिल्ली में शादी करी, दिल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में जाए और कर्नाटक कहते कि जी ये तो दिल्ली में बनाया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट है, ये यहाँ चल नहीं है, यहाँ नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी एक्ट हैं, जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनको म्यूचुअल रिकॉग्निशन मिला हुआ है हर स्टेट। अब आ गया ना समझ को आपको अच्छे से। ठीक है साहब, अब यहाँ पर क्या है, इंटर स्टेट कॉमर्स और ट्रेड जो है उसको भी यहाँ पर फ्री किया गया है ना। यानी इंटर स्टेट कॉमर्स और ट्रेड जो है वो यहाँ पर फ्री है, कोई स्टेट जो है इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि आप जो है हमारे स्टेट में आके व्यापार नहीं कर पाएंगे।
आर्टिकल 301 301 जो है वो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकॉर्स जो है उसको फ्री बनाता है थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट का आदमी कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है, कॉमर्स कर सकता है ना, आ जा सकता है। ये सारा काम कौन बताता है? ये आर्टिकल 301, है ना। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या है, इसके अपवाद क्या है? अगर संसद ऐसा कोई कानून बना दे, है ना, संसद ही, पार्लियामेंट ही कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे पब्लिक इंटरेस्ट में कि भाई इस चीज का जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आप कहोगे व्यापार नहीं किया जा सकता, है ना, वो किसी भी चीज पर सरकार लगा सकती है। सरकार कह देगी जी भांग जो है उसको नहीं बेची जा सकती, सरकार कह देगी जी ये वाली चीज जो है आप नहीं बेच सकते, ये वाली चीज नहीं खरीद सकते, है ना। तो वो बात अलग है, नहीं तो इंटर स्टेट जो है वो यहाँ पर ट्रेड जो है वो फ्री है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर ही कोई ऐसा कानून बना दे और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी ऐसी कोई बात हुई और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और बहुत ज़्यादा उसका हो गया। मान लीजिए जैसे प्रोपोर्शनल कैसा होता है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? क्या फांसी दे देनी चाहिए? ये उसके प्रोपोर्शन में नहीं है ना, ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो ये रीजनेबल होना चाहिए, है ना। मगर अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा करती है तो प्रेसिडेंशियल सैंक्शन जरूरी होता है। प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई एक्ट आता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो पहले जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की अनुमति मिलने के बाद में ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। ठीक है साहब। और इसी इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ जीएसटी लाया गया था ताकि सीमलेसली पूरे इंडिया में व्यापार वाणिज्य चलता रहे। हाँ, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। अभी केरल जब आया था अपना कोविड आया था, तब केरल ने क्या करा, अपने स्टेट्स में लोगों को आने से मना कर दिया कि कोई भी स्टेट वाला दूसरा, जैसे कर्नाटक का है तो वो हमारे स्टेट में नहीं आएगा और कोई व्यापार नहीं करेगा। हम इधर का आदमी यहाँ पर व्यापारी आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ आप तो कोविड फैला दोगे। तो फिर ये वाली बात जो है, ये जो है इसको माना नहीं गया था, ये ठीक नहीं थी, प्रोपोर्शनली ये बात ठीक नहीं थी, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल ये एक है जोनल काउंसिल। कुछ लोग तो इन दोनों के एक ही समझ लेते हैं, तो ये एक बिल्कुल नहीं है। अब चलो इनमें से बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, बताओ। देखो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसमें को दिया है आर्टिकल 263 में, इसका मतलब है ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। जोनल काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी है। क्यों? क्योंकि उनको किसी एक एक्ट के द्वारा बनाया गया, किसी एक्ट के माध्यम से इनको बनाया गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है। समझ में आई आपको बात? हाँ। तो अब जोनल काउंसिल को बनाया कब गया था? तो जोनल काउंसिल को बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से 5 यहाँ पर जोनल काउंसिल बनाई गई थी। कौन सी याद रखना क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक मध्य, है ना। तो देखो ईस्टर्न, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सेंट्रल यानी मध्य। ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया मध्य। ठीक। तो आप कहोगे सर ये वाले कहाँ गए? तो ये वाले बनाए गए थे फिर अलग से 1971 में लाया गया नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट लाया गया था 1971 में। उसके हेल्प से बनाया गया था यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आपको याद होने चाहिए पूरी। देखो ये है यहाँ पर सिक्किम, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आसाम है और ये मेघालय है ना। ये सारे स्टेट आपको याद होने चाहिए। 8 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर तो इन्हें कहते हैं और प्लस एक ये सिक्किम, ठीक है ना। अब इस जोनल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हुआ करते थे, क्या इसका उद्देश्य था? तो उद्देश्य था कि स्टेट्स के बीच में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं उनमें कोऑपरेशन देखने को मिले। भाई मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं तो एक जैसी इनकी कुछ तो चीज़ें एक जैसी होंगी ना इनके बीच में, तो इन जितने भी स्टेट्स हैं इनके बीच में जो है वो सहयोग बना रहे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स में, ठीक है। कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो वो डिस्प्यूट अराइज हो जाए उसको निपटाने के लिए भी जोनल काउंसिल यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है साहब। जैसे कि ये सदर्न जोनल काउंसिल है तो ये वाले देखिए स्टेट्स इसमें हैं। हालांकि आपको याद नहीं रखना है कि कौन सी जोनल काउंसिल में कौन से स्टेट है,
ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको क्या याद रखना है, कितनी जोनल काउंसिल है, तो 5। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 5 जोनल काउंसिल अपने यहाँ बनाई गई थी, एक बाद में जो है अलग से बनाई गई थी 1971 में। तो पूछे कितनी है, तो 5 है। समझ आई आपको बात? ठीक है। अब जोनल काउंसिल के फंक्शंस वही है कि एक देश में जो है वो इमोशनल इंटीग्रेशन बना रहे, है ना, क्योंकि सारे स्टेट जो है एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो एक इमोशनल इंटीग्रेशन बना रहेगा। कोऑपरेशन बना रहे, पॉलिटिकल या डेवलपमेंट्स कुछ हो या इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह हो, उसमें स्टेट्स जो है उनके बीच में कोऑपरेशन बना रहे। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड या इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं स्टेट्स के बीच में, है ना। जैसे कि कोई दो देशों के, 2 राज्यों के बीच में सीमा विवाद हो गया, है ना, उस सीमा विवाद को निपटाने के लिए फिर ये जो जोनल काउंसिल है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटका का, है ना। मैं आपको माफ कीजिएगा, 1 मिनट। इरेजर काम नहीं कर रहा, चलो यहाँ बनाते हैं। ये अपना है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र है ऐसे, और यहाँ पर क्या है, ये कर्नाटका वाला। तो यहाँ पर एक है बेलगांव, बेलगावी जिसे भी कहते हैं, ये बेलगावी जो ये तालुका वगैरह है, इसको लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र कह रहा है कि भाई साहब देखो ये बेलगावी हमारा है, कर्नाटक कह रहा है हमारा है। महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं कि देखो बेलगावी में देखो ये हिस्टोरिकली हमारा है। कर्नाटक वाले कहते हैं देखो कि बेलगावी में हमारी वाली भाषाएं बोलते हैं लोग, ऐसे हैं कल्चरली हमसे मिलते जुलते हैं, तो ये हमारा है। ऐसा करके बेलगावी को लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, जोनल काउंसिल्स। तो भाई जोनल काउंसिल में बैठेंगे सारे स्टेट्स और डिसाइड कर लेंगे कि भैया नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है करके, इसलिए चाहिए हमें जोनल काउंसिल्स। और एक जो ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो अलग से बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर ये बनाई गई थी। इसमें कौन से स्टेट्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी जितने भी स्टेट्स हैं ना वो सारे हैं, यानी सिक्किम और प्लस बाकी के और सारे स्टेट्स जो हैं वो भी इसमें है ना। याद रख लो आप, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तो याद होने ही चाहिए, है ना। चिकन नेक से लेकर ऊपर तक जो है वो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ऐसा है ना। है ना, ये ऐसा अपना नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपना है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, यहाँ पर ये आसाम है ना, ये यहाँ पर मेघालय है, और ये यहाँ पर सिक्किम है। तो ये आपको सारे याद रख लेने हैं। फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन वही है, ले देखिए इनके सारे फंक्शंस वही होंगे जो और बाकी वाले जोनल काउंसिल्स के हैं। तो ये हमने देख लिया इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, इतना आपको याद रख लेना है। कौन इसका वो होता, हाँ एक ये जोनल काउंसिल है, इनमें एक चीज़ और बताना भूल गया, जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है, तो इसका हेड होता है यूनियन होम मिनिस्टर्स। यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो इसका हेड होता है। और अगर इसमें देखो तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है इसका, डेप्यूटी चेयरमैन होता है किसी, जैसे एक जोनल काउंसिल है, मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, इसमें मान लीजिए कि इसमें कितने हैं, 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में से किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा, वो सर्कुलरली एक राज्य का मुख्यमंत्री की, मान लीजिए एक बार जो है वो सिक्किम का मुख्यमंत्री वाइस प्रेसिडेंट इसका बन गया, हाँ, फिर अगली बार मणिपुर का बन जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश का बन जाएगा, ऐसा इसमें होता है। और बाकी सारे जो है इसमें सदस्य होते हैं, ऐसा बना होता है। तो जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है, होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। और इंटर स्टेट काउंसिल का प्राइम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है, ये वाली बात बतानी थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। फिर आगे आज जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे इमरजेंसी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस अपने हैं, कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है, कौन से आर्टिकल्स है, उन इमरजेंसी का प्रभाव क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, है ना। तो वो बढ़िया से डिस्कस करेंगे। अब जो मैं एक बात कर रहा था कि हाँ, प्रीवियस ईयर के पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एज वेल एज अगर मेंस के भी अगर बात करो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। प्रीलिम्स का तो कम से कम, क्योंकि प्रीलिम्स पास में आने वाला है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि संडे को हम एक लाइव सेशन ले लेते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
या आप उसी में जो है आप टाइम बता देना कि कब लेना चाहिए, है। तो वो मैं सोच रहा हूँ, ताकि अब तक जितना पढ़ा दिया उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने हैं 2013 से लेकर 2024 तक, वो हम उसमें डिस्कस कर पाएँ, ताकि आपको भी ये लगे कि सर सही दिशा में पढ़ा रहे हैं और हम भी सही राह पे हैं और सही यहाँ पर बढ़िया चल रहा है। रिवीजन भी आपका हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो बस चलिए समाप्त कर लेते हैं आज का लेक्चर यहीं। और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।